नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भारतीय आजादी की लड़ाई में बापू के अप्रतिम योगदान की कहानी से शायद ही दुनिया का कोई कोना अछूता होगा। जो दुनिया जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल करना जानती थी, उस दुनिया को बापू ने सत्य और अहिंसा की ऐसी शक्ति प्रदान की जो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए बापू को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। उनके विचार जितने भारतीयों को प्रेरित करते हैं, उतने ही उन अंग्रेजों के लिए भी अनुकरणीय हैं जिन्हें साबरमती के इस संत ने बिना तलवार बिना ढाल के इस देश से मार भगाया था। हर भारतीय के जनमानस में बसे बापू ने आजादी की लड़ाई के दौरान देश के कोने कोने में जाकर लोगों को अपने विचारों से जोड़ा और जीवन की नई राह दिखाई। मरुधरा हो या मध्य प्रदेश या फिर बापू को महात्मा बनाने वाला चंपारण आंदोलन, आज भी अपनी यादों में बापू को संजोए हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे जीवन काल में 3 बार राजस्थान आए, वो भी सिर्फ अजमेर में। लेकिन पिंक सिटी जयपुर में बापू की अपने शिष्य को समय समय पर दी गई सीख वाली 1941 की डायरी आज भी मौजूद है। बापू के शिष्य बाबा बलवंत सिंह की कहानी। बापू ने शिष्य को पढ़ाया चरित्र का पाठ। डायरी में त्याग, समर्पण और अहिंसा की कहानी। बाबा बलवंत सिंह सेवाग्राम में पर्सनल सेवक रहे हुए हैं महात्मा गांधी के, और खास सेवकों में, खास सहयोगियों में महात्मा गांधी के थे। तो उस समय की ये डायरी 43, 40, 41, 42 की डायरी, जब वो सेवाग्राम में थे बाबा बलवंत सिंह जी, जबकि ये डायरी है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि महात्मा गांधी सत्यनिष्ठा के प्रति कितना समर्पित थे। गुजरात के वर्धा आश्रम से महात्मा गांधी के सेवक रहे बाबा बलवंत हर कदम पर बापू के साथ रहते थे। जब गांधी जी अजमेर प्रवास पर आए, उस वक्त बाबा बलवंत अपनी सारी दिनचर्या डायरी में लिखते थे। कोई परेशानी आने पर बापू से पूछते थे और बापू के सुझाए गए समाधान को डायरी में जस का तस लिख देते थे। बाबा बलवंत की 1941 में गांधी जी के साथ बैठकर लिखी गई डायरी आज भी राजस्थान गो सेवा संघ के पास मौजूद है। हाँ, इसमें इन्होंने जो नोट डाले हैं, बाबा बलवंत सिंह ने जो भी इनको परेशानी होती थी अपनी डायरी में लिखते थे, फिर वो बापू के पास ले जाते थे वो, तो बापू फिर उस पर कमेंट करते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल डायरी है बाबा बलवंत सिंह जी की, जो हमारे यहाँ पे रखी हुई है। डायरी में 1941 से लेकर 1944 तक की बापू की दिनचर्या लिखी गई है। डायरी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डायरी में कई जगहों पर बापू ने स्वयं लिखा है, तो कई जगहों पर बाबा बलवंत से बोलकर लिखवाया है। डायरी के ज्यादा पन्नों में सत्य के मार्ग पर चलने और अहिंसा को महत्व देने की सीख दी गई है। बाबा जी की डायरी का मैं काफ़ी वर्षों से इस डायरी को देखता आ रहा हूँ। इसमें बाबा जी ने गांधी जी के चरित्र की सब चीज़ें, अहिंसा है, सत्य है, परिग्रह है, काफ़ी चीज़ों का इन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें एक अहिंसा का प्रकरण 1941 में जो सेवाग्राम में घटित हुआ, वो बाबा जी ने स्पष्ट इसमें लिखा। डायरी के पन्नों में आजादी की लड़ाई के साथ कई अहिंसा के प्रकरणों का उल्लेख है, जो तत्कालीन घटनाओं के बारे में बापू के सोच को उजागर करती है। बाबा बलवंत की लिखी ये डायरी मरुधरा के साथ राष्ट्र के लिए एक धरोहर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।
एमपी के हरदा से गांधी जी का गहरा नाता रहा है। गांधी जी को हरदा वासियों ने चांदी की तस्तरी भेंट की थी, जिसे गांधी जी ने खुद ही नीलाम किया था। बापू की यादों को हरदा में अब भी संजोकर रखा गया है। मुस्कुराइए कि आप हृदय नगरी हरदा में हैं। ये हरदा की पहचान है। हरदा को हृदय नगरी का नाम दिया था महात्मा गांधी ने। 8 दिसंबर 1933 को जब बापू हरदा पहुंचे तो पूरा शहर बापू की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा था। हरदा वासियों का प्रेम देखकर बापू ने शहर का हृदय नगरी कहकर नामकरण कर दिया था। आजादी की अलग जगाने के लिए बापू देश का दौरा कर रहे थे। सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए बापू ट्रेन से हरदा पहुंचे थे। यहाँ एक सभा को भी संबोधित किया। बापू जहाँ ठहरे थे उनकी यादों को संजोकर आज भी रखा गया है। बापू की कुटिया बनाई गई है। यहाँ 1933 का बना चरखा आज भी रखा हुआ है। यही नहीं, हरदा वासियों ने बापू को चांदी की तश्तरी भेंट की थी। बापू ने चांदी की तश्तरी को नीलाम किया था। इस तश्तरी को गांधी जी के अनुयायी तुलसीराम सोकल ने 101 रुपए में खरीदा था। सोकल परिवार के पास वो तश्तरी आज भी मौजूद है। गांधी जी सन 33 में आए थे और जो रुपया लोगों ने उनके सम्मान में दिया था, उस रुपयों से उन्होंने चांदी की ट्रे खरीदी थी और ट्रे की नीलामी की गई तो मेरे दादाजी ने वो ट्रे 101 रुपए में खरीदी थी और वो आज भी हमारे पास धरोहर के रूप में है। गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान हरदा के अनुशासन और प्रेम से प्रभावित हुए थे। यही वजह है कि हरदा यात्रा का जिक्र हरिजन सेवक में भी प्रकाशित हुआ। कि 8 दिसंबर 1933 को महात्मा गांधी राजपिता हरदा नगरी आए थे। वो एक छात्रावास में रुके थे। यहाँ के लोगों का प्रेम अनुशासन को देखते हुए उन्होंने हरदा को हृदय नगरी के उपनाम से पुकारा था। गांधी जी के आदर्शों और विचारों से बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। छिपावड़ में बने प्राथमिक स्कूल में बच्चे आज भी गांधी टोपी पहनकर स्कूल आते हैं। गांधी टोपी केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आचरण है जिसे बच्चों के दैनिक जीवन में उतारने की इस स्कूल में प्रेरणा दी जाती है। प्रवीण सिद्धवर, न्यूज़ 18, हरदा। खादी का नाम सुनते ही जहन में आजादी के आंदोलन और गांधी जी के चरखे की यादें ताजा हो जाती हैं। गांधी जी ने खादी को सम्मान का प्रतीक बनाया। वहीं एमपी का एक गांव ऐसा है जहां के बुजुर्गों ने खादी के सम्मान में कभी भी दूसरा कपड़ा पहना ही नहीं। ये बुजुर्ग आज भी खादी से बने कपड़ों का ही उपयोग करते हैं। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने की अलख कभी बापू ने जलाई थी। चरखा और खादी को गांधी जी ने औजार बनाया। 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बापू ने खादी का उपयोग करने का मंत्र दिया और अब इसका असर आज भी देश में है। रतलाम के रूपाखेड़ा गांव के बुजुर्ग बापू के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग न केवल खादी पहनते हैं बल्कि खादी के बने कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, 1955 से 58 से तो फिर हाथ से काटना बुनना भी चल गया था, तब से खादी पहन रहे हैं। उद्देश्य खादी का यही कि इनको गरीब विधवाओं को काम मिल जाए। और मिल में क्या होता है कि मिल का सारा पैसा वो अमीरों के पास जाता है और वो कत्तीनों के पास जाता है, बुनकरों के पास जाता है। वो गांव के हिसाब से उनको मजदूरी मिलती है। साल तो भैया 20 साल था। आपको खादी पहनते हो, क्यों पहनते हो? खादी क्यों पहनते हैं आप? वो सर्वोदय के उसमें थे, वो
पढ़ते थे तो उसी समय से खादी पहनते हैं। रूपाखेड़ा गांव में 1980 के दशक में सर्वोदय संस्था ने शिविर भी लगाया। इस शिविर के बाद गांव के दूसरे लोगों में खादी के प्रति दिलचस्पी बढ़ी। कुछ ने तो जीवन भर खादी पहनने का संकल्प ले लिया। खादी बहुउपयोगी है, बावजूद इसके घर घर पहुंचने का सपना अब भी अधूरा है। हाँ, सरकार तो है ना, वो सब्सिडी भी बंद कर देती है, कभी कभी चालू कर देती है, तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है, फट भी जल्दी जाता है। बढ़ावा देना चाहिए, रहता भी अच्छा है। रूपाखेड़ा गांव में सन 1955 से 1971 तक सर्वोदय स्कूल लगा करता था, जहां पर चरखा चलाने के साथ ही गांधी जी के आदर्शों का पाठ पढ़ाया जाता था। गांव के अधिकांश बुजुर्ग उसी स्कूल में पढ़े हैं। लगभग सभी ने चरखा चलाया और ये लोग खादी ही पहनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात कार्यक्रम में कई बार खादी के महत्व को समझा चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि खादी को युवा भी अपनाएं, ताकि विदेशों में ये ब्रांड बन सके। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। महात्मा गांधी के पूरी दुनिया में मुरीद हैं। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जबलपुर के रोहित खन्ना गांधी के विचारों से इतना प्रभावित हैं कि उन्होंने न केवल आत्मसात किया है, बल्कि एक यूनिक कलेक्शन भी तैयार किया है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार इतना प्रभावी थे कि पूरी दुनिया आज भी उनका लोहा मानती है। बिना किसी हथियार के अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले गांधी वो मसीहा हैं जिनका कोई सानी नहीं है। गांधी के विचारों को मानने वाले आज भी हैं। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। जबलपुर के रोहित खन्ना गांधी के अनुयायी हैं। बापू की जीवन शैली से प्रभावित रोहित ने गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतारा। यही नहीं, रोहित ने गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीजों का कलेक्शन भी तैयार किया। रोहित स्कूलों के अलावा अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं और गांधी जी के सामानों के जरिए लोगों को उनके विचार से परिचित कराते हैं। देखिए, गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। उनके विचार जैसे स्वच्छता, सच्चाई, सब लोग बराबर है, सत्याग्रह और आंदोलन करने, नॉन वायलेंस जो है वो आंदोलन करने का रहा आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातों को बच्चों को बताने के लिए मैंने ये चीज़ें इकट्ठा की, जैसे उनके घड़ी, उनके चश्मे, उनके कुछ मूर्तियाँ हैं मेरे पास, किताबें, फोटोग्राफ्स, कुछ पुराने अखबार और बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स, स्टैम्प्स, आपके करेंसी नोट्स एवं टोकन्स। रोहित ने गांधी जी से जुड़े हुए सामान को पूरे देश में घूम घूम कर इकट्ठा किया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के अलावा रोहित की मदद की गांधीवादियों ने भी। रोहित का मकसद काबिले तारीफ है। जाहिर है उनकी वजह से युवा पीढ़ी भी गांधी के विचारों को जान रही है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। प्रथा शुरू की थी जिसमें एक किसान को, मजदूर को 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठे में अपने पैसे से नील की खेती करनी होती थी और उसे उपजा करके, पैदा करके और उसको सुपुर्द कर देना था फ्री में। जो जिस नील को जमा करके वे लोग विदेशों में बेच करके व्यापार करते थे। लेकिन चंपारण आंदोलन में एक और शख्स थे जो इस आंदोलन के हीरो थे, और वो थे स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा से इतने दुखी थे कि वो चंपारण आने के लिए गांधी जी के पीछे पड़ गए। इस बात का जिक्र गांधी जी ने अपनी डायरी में भी किया है।
दिसंबर 1916 में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की। ये वो दौर था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद देश को करीब से जानने के लिए देश का भ्रमण कर रहे थे। इसी कड़ी में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। किसानों के एक प्रतिनिधि ने पंडित राजकुमार शुक्ल को किसान को भेज करके गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में निमंत्रण दिया और यहाँ की परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया और बार बार आग्रह किया कि आप चल करके चंपारण में किसान और मजदूरों की स्थिति को देखिए कि उन पर कितना अंग्रेजों के द्वारा जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। गांधी जी ने वचन दिया और कुछ दिन के बाद 1917 के 15 अप्रैल को महात्मा गांधी किसानों की स्थिति जानने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। उस समय अंग्रेजों के नियम कानून के चलते किसानों को अनाज के बजाय अपनी जोत के एक हिस्से पर मजबूरन नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया कहा जाता था। किसानों को 1 बीघा जमीन जिसमें 20 कट्ठे होते हैं, उनमें से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। इसके चलते किसान अंग्रेजों के साथ साथ अपने जमीन मालिकों के जुल्म सहने के लिए भी मजबूर थे। नील की खेती करने से नील यहाँ पर जिन टुकड़े में जिस प्लॉट में लगाया जाता था, तो नील के बार बार लगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और वो ऊसर जमीन हो जाता था। उसके बावजूद भी किसानों को मजबूरी था, नहीं लगाते थे तो अंग्रेज उन्हें मारते थे, पीटते थे, यातना देते थे और उनको मजबूर किया जाता था कि वह अपने अच्छे खेत पर फिर इसको उपजाएं और उनको दें। इस तरह जमीन बंजर होती जा रही थी, यह सच है और इसी के कारण आंदोलन यहाँ फैलना शुरू हुआ था। उस समय यूरोपीय देशों में नील की बड़ी मांग थी और चंपारण की भूमि नील उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी। मुफ्त में मेहनती किसान भी मिल रहे थे। लेकिन सच तो ये था कि नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी और नील बनाने के लिए भी किसानों को हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। नील की खेती यहाँ पर वह जो खेत को इतना न जोत कोर के तैयार करना पड़ता था किसानों को कि वह देखता था, वह जा कर के इसका जो तहसीलदार था वह जाता था खेत में और देखता था, वह घड़ा पटकता था उस खेत पर। यदि वह घड़ा फूट जाता था तो फिर वह जोतवाता था। इतना ना उस खेत को मलिन कर देता था कि वह घड़ा नहीं फूटता था, तभी वह यानी नील की वह पैदाइश वहाँ पर शुरू कराता था और वह नील वो जो है यहाँ पर आता था और यही नील डैम है जहाँ पर हम खड़े हैं और यहीं पर पिलाता था। जो पहले लोग आँख बांध करके बैल के जिस तरह से जोतते थे, उसी प्रकार आदमी को वह जोतता था इसमें। ऐसे माहौल में जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो लोग उन्हें अपना दुख दर्द बताने पहुंच गए। चंपारण के गांवों में पहुंचकर गांधी जी ने किसानों की पीड़ा के साथ साथ गरीबी को भी नजदीक से देखा। साथ ही अशिक्षा के कारण हो रही परेशानियों को भी महसूस किया। महात्मा गांधी ने सामाजिक आंदोलन और फिर जन जन के आंदोलन की शुरुआत करने से पहले वो चंपारण आए तो थे गुजरात के काठियावाड़ी परिधान में, लेकिन नील किसानों की परेशानी देखकर उसे हमेशा हमेशा के लिए उतार फेंका। उन्होंने खाली बदन सिर्फ धोती पहनकर रहने का प्रण किया। चंपारण के लोगों के दिलों में बस चुके मोहनदास ने किसानों के दर्द को लेकर संघर्ष करना शुरू किया और किसानों को एकजुट किया। किसानों के बीच रहनुमा बने मोहनदास को चंपारण वासियों ने ही महात्मा का नाम दिया।
फिर बाद में वो महात्मा गांधी बने। इसी नील की खेती ने इस देश में बहुत बड़ा क्रांति लाया और महात्मा गांधी को पूरे राष्ट्रव्यापी क्रांति से जोड़ा। उसी आंदोलन का देन है कि उस आंदोलन में गांधी जी बहुत चमके, पूरे राष्ट्र में लोगों ने गांधी जी को जाना और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद से ये महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। गांधी के इस प्रयोग के कारण देश भर की नजरें चंपारण पर टिक गईं। अंग्रेजी हुकूमत ने मजबूर होकर एक जांच आयोग का गठन किया। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। आखिरकार गांधी जी के सत्याग्रह और किसानों की जीत हुई। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। इस तरह सबसे पहला भारत की भूमि पर मोतिहारी में किसानों की समस्याओं से जूझते हुए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का यहाँ प्रयोग किया और प्रयोग का असर ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी क्रांति सुलगने लगी कि वही जाकर के बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक वाहक बना। जमींदार और अंग्रेजों के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपने जमीन के मालिक बन गए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंखनाद किया और चंपारण शोषण और उपनिवेशवाद से मुकाबला करने की प्रयोगशाला कहलाया। मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।